स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखा गया पाठ सांवले सपनों की याद। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में बिहार प्रदेश में हुआ। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। बाद में अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक नियुक्त हुए। वे आरंभ से ही देश की सक्रिय राजनीति में रुचि रखते थे। सन 1977 में उन्होंने मुंगेर विधानसभा का चुनाव जीता। उन्हें मंत्री बनाया गया। सन 1995 में वे बिहार विधानसभा परिषद के सभापति हैं। राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वे श्रेष्ठ लेखक भी हैं। जाबिर हुसैन जी ने हिंदी रचनाएं की, जिनमें डोला, बीनी का मज़ार, जो आगे है, अतीत का चेहरा, लोगों, एक नदी रेत भरी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। जाबिर हुसैन की भाषा शैली कलात्मक है। उनके भाव अनुभूति से उपजते हैं और कला में ढलते हैं। आइए देखते हैं सांवले सपनों की याद पाठ के माध्यम से जाबिर हुसैन हम सभी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। सांवले सपनों की याद एक व्यक्ति चित्र है। एक व्यक्ति का चित्र खींचा गया है शब्दों के माध्यम से। इसमें प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र खींचा गया है। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। वह मौत की मौन वादी में जा रहा है। सालिम अली उसमें सबसे आगे हैं। वे सैलानियों की तरह पीठ पर बोझ लादे अंतहीन यात्रा पर चल पड़े हैं। इस बार तो वे मानो शहर की भीड़ भरी जिंदगी से आखिरी बार चले हैं। कोई उन्हें वापस नहीं लौटा सकता। मानो वे कोई पक्षी हों जो मौत की गोद में जा बसे हैं। अर्थात सालिम अली की मृत्यु का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। सालिम अली इस बात से क्षुब्ध थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। लोग जंगलों, पहाड़ों, झरनों को भी आदमी की नज़र से देखते हैं, परंतु कोई आदमी पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच अनुभव नहीं कर सकता। पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला, गोप लीला, माखन लीला, बांसुरी वादन और वन विहार किया था, परंतु आज भी जब हम वृंदावन में यमुना का सांवला जल देखते हैं तो लगता है कि अभी कोई अचानक आकर बंसी बजाने लगेगा। संगीत का जादू पूरी वाटिका पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। सालिम अली कमजोर काया वाले व्यक्ति थे। 100 वर्ष से के होने में कुछ ही दिन शेष थे। तब तक उन्होंने लंबी यात्राओं ने उन्हें बिल्कुल थका डाला था। शायद कैंसर के कारण वे मृत्यु के गोद में सो गए, परंतु अंतिम सांस तक वे पक्षियों की तलाश और सुरक्षा में लगे रहे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन मौत के बाद ही उतरी थी। सालिम अली की नज़रों में दूर तक फैली धरती और झुके आकाश जैसा जादू था। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता रहस्य पसरा दिखाई देता था। उन्होंने अपनी दुनिया परिश्रम से बनाई थी। इसमें उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। सालिम अली एक बार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिलने गए। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी में जन्मे थे, इसलिए वे सालिम अली की पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो उठे। आज ये दोनों व्यक्तित्व नहीं रहे। आज न सालिम अली हैं और न ही चौधरी चरण सिंह। दोनों की ही मृत्यु हो चुकी है। लेखक इस बात से हमें अवगत कराना चाहता। अब देखते हैं कि हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा। क्यों? क्योंकि आज वो दोनों ही नहीं रहे, ना सालिम अली रहे और ना चौधरी चरण सिंह रहे। दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ द स्पैरो। D.S. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से प्रार्थना की गई कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा ने कहा, मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। लॉरेंस इतना खुला और सीधा सरल इंसान था। यहाँ पर लॉरेंस की और सालिम अली की तुलना की जा रही है, क्योंकि सालिम अली भी पक्षी प्रेमी थे और लॉरेंस भी कवि भी थे और पक्षी प्रेमी भी थे, नेचर प्रेमी थे।
बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों से एक गौरैया घायल हो गई थी। उसी दिन से वे पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाइयां छूने लगे, मानो वे प्रकृति के प्रतिरूप बन गए। सालिम अली निरंतर भ्रमणशील रहे, अखंड यायावर रहे। उनकी याद करके लगता है कि आज भी वे पक्षियों की खोज में निकले हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू की बजाय अथाह सागर बनकर